आज के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। इस लेआउट को हम देखेंगे बाद में, बट आज के सेशन के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग भी उसका काफ़ी अरसे से आप लोग वेट कर रहे होंगे। आज के सेशन के अंदर हम रिस्पॉन्सिव के बारे में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव क्या होती है और किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव के साथ आप काम करते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव आपकी यूज़ कहाँ पर होती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसका भी हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और इसके यूजेज क्या होते हैं, क्या इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इसके यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर, वो भी मैं आपको आज के सेशन के अंदर थोड़ा गाइड करूँगा उसके हवाले से। ओके, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट से बाहर। प्रोजेक्ट से बाहर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम यहाँ पे देता हूँ रिस्पॉन्सिव। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट करी है जिसका मैंने नाम दिया है रिस्पॉन्सिव। ओके, या फिर मैं आप चाहें तो इसका एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव के नाम से। तो उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो भी फ़ोल्डर हमारा होगा उसके अंदर हम इसकी CSS हम अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम responsive.html को क्रिएट करते हैं और यहीं पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं responsive.css। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे CSS को, बट पहले मैं आपको रिस्पॉन्सिव HTML के अंदर ही हम इसकी इन पेज CSS हम यहीं पे हम इसकी राइट डाउन कर देंगे फॉर नाउ। ठीक है, ओके, तो responsive.html के अंदर ये मैंने जैसे कॉपी किया तो इसके अंदर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोड आ रहा है, तो ये एग्जिस्टिंग कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कम्प्लीटली। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव यूज़ कहाँ पे करते हैं और रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिव का जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ केस है वो इसका होता है आपकी वेब एप्लीकेशंस के अंदर। और वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ क्यों होता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के हिसाब से आप अपने लेआउट आप अपनी स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव की बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो रिस्पॉन्सिव का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आप आपकी जो UI है उस UI का आप UI को आप चेंज कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस की इस साइज़ के हिसाब से। ठीक है, डिवाइसेस के साइज़ के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाइड स्क्रीन LEDs आती हैं, फिर उसके अलावा आपके पास लैपटॉप स्क्रीन्स आती हैं, फिर लैपटॉप स्क्रीन्स के और छोटा आप करते हैं तो उसके अंदर आपके पास टैबलेट्स आते हैं, टैबलेट्स के बाद आपके पास मोबाइल आते हैं। मोबाइल के अंदर भी आपकी लार्ज स्क्रीन्स अलग होती हैं और स्मॉल स्क्रीन्स आपकी अलग होती हैं, जैसे कि iPhone Pro Max वगैरह की अगर आप देखेंगे तो उसकी स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, लेकिन उसी के अगर आप मिनी वर्जन्स को आप देखेंगे तो उनका स्क्रीन साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो जो आपके पास रिस्पॉन्सिव जो आपकी होती है वो आपकी UI आप चेंज करने के काम आती है, जो कि आप डिवाइसेस के हिसाब से आप अपनी UI को चेंज कर सकते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिव को लिखते कैसे हैं? रिस्पॉन्सिव को लिखने के लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको हेड के अंदर आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है आपका मेटा व्यू पोर्ट। अच्छा, मेटा व्यू पोर्ट आपका क्या होता है? मेटा व्यू पोर्ट आपका होता है जिसको आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका व्यू पोर्ट होता है वो आपका डेस्कटॉप व्यू पोर्ट होता है, जिसके ऊपर आपका 100% के ऊपर आपका लेआउट आपका पूरा चल रहा होता है। ठीक है, मतलब 100% इन अ सेंस के जो आपकी स्क्रीन के विड्थ है उसके हिसाब से आपका लेआउट उसके अंदर चल रहा होता है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अंदर आपको मेटा व्यू पोर्ट के अंदर एक चीज़ आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है स्केल के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट बड़ी डिवाइसेस से हट के जब आपकी वेबसाइट छोटी डिवाइसेस के ऊपर आती है तो उसको वो स्केलिंग उसकी जो है वो आपकी 1.0 करके, मतलब आप उसको 100% स्केलिंग के ऊपर वो आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, वो डिफ़ाइन करने का वो डिफ़ाइन आपको ज़रूर करना होता है, उसके बगैर आपकी रिस्पॉन्सिव जो है वो काम नहीं करती है स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर। तो आपको रिस्पॉन्सिव इनेबल करने के लिए आपको एक मेटा नेम व्यू पोर्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, मेटा का एक टैग होता है यहाँ पे जिसको आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और ये जो मेटा का टैग होता है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आप टैग का नाम लिखते हैं मेटा, फिर टैग का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे नेम डिफाइन करते हैं। ओके, और नेम डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, नेम डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पे इसका व्यू पोर्ट डिफाइन करते हैं। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है कि व्यू पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो व्यू पोर्ट है नेम के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि इस मेटा का टाइप क्या है।
ठीक है। अच्छा, मेटा की आपके ज़रूरी नहीं है कि ये व्यू पोर्ट आप यहाँ पे डिफाइन करें, तो इसका ये व्यू पोर्ट के लिए ही मेटा यूज़ होता है। ये आपके और भी इसका पर्पस होता है यूज़ करने के लिए, मेटा को यूज़ करने के लिए, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शंस के लिए भी यूज़ होता है। जो आपकी एसईओ के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च करता हूँ इल्मिस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इल्मिस की ये जो डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन भी आपकी मेटा के थ्रू ही आपकी आ रही होती है, ठीक है। तो ये मेटा के अलग अलग यूजेज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है मेटा को, वो हम यहाँ पे व्यू पोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करें, ठीक है। तो मेटा को हम यहाँ पे व्यू पोर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, कोई भी आप मेटा डिफ़ाइन करें इसके अंदर आपको नेम डिफ़ाइन करना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जब आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कंटेंट आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कंटेंट आपका आ रहा है, तो ये वाला कंटेंट आपका प्लेस होगा कंटेंट के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मेटा को आप डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे व्यू पोर्ट हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के पर्पज़ के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू पोर्ट डिफ़ाइन करेंगे। ओके, व्यू पोर्ट हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, और फिर व्यू पोर्ट के अलावा हम हमारे पास जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं विड्थ, और विड्थ के बाद हमारे पास होती है डिवाइस, और डिवाइस विड्थ, और फिर इसके बाद आपका इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इसकी लाइन होती है, अगर आप इसको याद भी कर लें तो ये इजी है। अगर इसको आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से आप यहाँ पे इसको पिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप सर्च करेंगे, तो ये व्यू पोर्ट की आपको यहाँ पे लाइन आपको मिल जाएगी। वैसे ये बहुत ही कॉमन लाइन है, तो ये आपको मिल जाती है यूजुअली, ठीक है। जैसे कि आपको ये लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपल डिवाइस विड्थ यहाँ पे कॉल किया हुआ है, लेकिन इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि आप इसको इनिशियल स्केल भी आप यहाँ पे कॉल कर दें, और इसके बाद आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिव की जो आपकी विड्थ है, वो फिर आपकी स्क्रीन के हिसाब से आपकी काम करने लग जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको और मज़ीद डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा, मेटा टैग्स के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया मेटा नेम व्यू पोर्ट। मेटा नेम व्यू पोर्ट के बाद हमने यहाँ पे कंटेंट डिफाइन किया, और कंटेंट के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ का मतलब ये है कि जो आपकी डिवाइस है उसके हिसाब से इसकी विड्थ पिक करेगा ये, और जो स्केलिंग पिक करेगा 1.0। मतलब अगर आप इसकी जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो उसका जो जूम है, उसकी जो स्केलिंग है, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, बॉडी के अंदर जब आप आते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डिव मैं बनाता हूँ सिंपल, ठीक है। ये 2 डिव मैंने बनाई हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इन दोनों को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ BG रेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। हेड के अंदर मैं एक स्टाइल डिफ़ाइन करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा मैंने जूम किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ओके। और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर में डिफ़ाइन कर देता हूँ रेड। बॉक्स 1 का बैकग्राउंड कलर मैं रेड डिफ़ाइन कर देता हूँ, और बॉक्स 2 का बैकग्राउंड कलर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्लू, ओके। मैं अपनी responsive.html के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 बॉक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं कॉम्प्लेक्स तरीका मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिव के अंदर आप इसकी विड्थ वगैरह आप किस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ये बॉक्सेस हमने यहाँ पे बनाए हैं, अब लेट सपोज़ कि आप इसके अंदर क्या चाह रहे हैं, आप इसके अंदर ये चाह रहे हैं कि जब आपकी डिवाइस की विड्थ आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर आए, तो फिर आपका ये बॉक्स जो है ये आपका इसका कलर चेंज हो जाए, या फिर इसका साइज़ आपका चेंज हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं भी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इसके जो यूज़ केसेस हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको जब वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो वो किस तरीके से आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करता हूँ कि यहाँ पर आपके पास CSS के अंदर एक टैग होता है मीडिया स्क्रीन एंड के अंदर मैंने आपको यहाँ पे देखा, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड के अंदर मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका क्या रीज़न है, इसके अंदर आपको डिफाइन करनी पड़ती है अपनी ओरिएंटेशन आपकी क्या होती है कि आपकी विड्थ, आपकी मिनिमम विड्थ या फिर आपकी मैक्सिमम विड्थ, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एंड के अंदर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ मैक्स विड्थ। ओके, मैक्स विड्थ के अंदर जब मैं यहाँ पे बताता हूँ तो मुझे यहाँ पे मैक्स विड्थ बतानी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो है फॉर सपोज 400 px। ओके, और 400 px जब ये आपका होता है तो फिर इसके अंदर आपका जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर आपका हो जाना चाहिए लेट सपोज ऑरेंज फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि इसके विड मैक्स विड के बजाय अगर यहाँ पे मैं मिन विड में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो इसके अंदर जो आपका बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो आपका हो जाना चाहिए येलो लेट सपोज, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एक मैंने मैक्स विड डिफाइन किया और एक मैंने मिनिमम विड डिफाइन किया। मैक्स विड के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेट सपोज 800 पिक्सल और मिनिमम विड के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ 300 पिक्सल 450, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या कौन सा कलर नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है येलो। येलो का मतलब क्या है कि जो आपका साइज़ है, इसका जो आपका साइज़ है, ये साइज़ आपका मिनिमम विड्थ का मतलब 450 पिक्सल के अंदर इसका ये साइज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको माउस ओवर करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर तो यहाँ पर भी आपको इसका साइज़ आपको नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पर अपनी नज़र रखें तो यहाँ पर आपको इसका साइज़ नज़र आएगा 460 पिक्सल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से और छोटा करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको चेंज होकर ऑरेंज नज़र आ रहा है बॉडी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी बॉडी को इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो साइजेस हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने स्टाइल्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने साइज़ को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल मैंने ये बताया कि मैक्स विड्थ आपकी 800 पिक्सल तक आपका मैक्स विड्थ 800 पिक्सल का मतलब ये है कि मैक्सिमम विड्थ इसकी 800 पिक्सल होगी तो आपका ये बैकग्राउंड कलर आपका ऑरेंज रहेगा, ठीक है। मतलब 0 to 800 पिक्सल तक। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 800 के बजाय लेट सपोज मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1200 पिक्सल, ठीक है। और मिनिमम विड्थ नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैक्स विड्थ। अभी हम मिनिमम विड्थ को फिर फॉर नाउ हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और अब मैं इसका साइज़ अपना बढ़ाता हूँ अब मैं अपना साइज़ इसका बढ़ाता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हमारा यहाँ से आउट हो गया। मतलब अब यहाँ पे कोई भी आपका बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो हमारी 1206 से हमारी बाहर चली गई है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि जो मैक्सिमम विड्थ है वो हमने 1200 पिक्सल यहाँ पर डिफाइन करी है, ठीक है। तो इस वजह से आपका बैकग्राउंड यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो इसके अंदर यहाँ पर अभी हमने 1200 पिक्सल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ हमने 800 पिक्सल यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो 1200 पिक्सल पे हमने इसको बताया कि मैक्सिमम विड्थ येलो है इसकी, मैक्सिमम विड्थ जिसकी 1200 पिक्सल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका येलो होगा और मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल के ऊपर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आपका ऑरेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपका जो साइजेस है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपकी जो विड्थ है वो आपकी अगर लेट सपोज के मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ 800, ठीक है। इसका थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका अपने डिवाइस का साइज़ मैंने डिफ़ाइन किया है 800। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 800 के साइज़ के ऊपर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 800 से बढ़ाता हूँ तो अब आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको येलो नज़र आ रहा है क्योंकि अब 800 तक इसने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज को पिक किया है। और अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ
लेट सपोज कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बॉडी के ऊपर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको बॉडी में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ जो है आपका वो 1200 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं इसको कम करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि 1200 भी अप्लाई हो रहा है और 800 भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने 800 को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है बिल्कुल इसके नीचे, तो इसने यहाँ पर क्या किया कि इसने यहाँ पर इसको मिला जो कि 1200 भी एप्लीकेबल है और 800 भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मैक्स विड्थ जो है ये आपका मैक्सिमम विड्थ आपकी अप्लाई करता है कि 0 to 1200, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 to 800 आपका ये 0 to 800 तक ये यहाँ पे अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1200 के बजाय मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 799, ठीक है। और अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर अब देखें, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर अभी कोई भी बैकग्राउंड आपका अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 799 मैंने यहाँ पर दिया है जो कि आपका इससे भी ओवरलैप कर रहा है, ओके। क्योंकि इससे ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि 799 भी आपको 800 के दरमियान ही आता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर 799 वाला अप्लाई नहीं हो रहा, 800 वाला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 800 वाला इसको ओवरराइड करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो क्लासेस सेम डिफरेंट स्टाइल अगर आप 2 क्लासेस को मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिपीट करके अप्लाई करें तो जो आपका लास्ट वाला है वो आपका अप्लाई करता है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने बॉक्स 2 डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर मैं बॉक्स 2 के अंदर यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ सियान, ठीक है। तो जो आपका लास्ट वाले जो आपका कलर है वो आपका यहाँ पर अप्लाई करता है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ओके। 799 भी ओवरलैप कर रहा है और 800 भी आपका ओवरलैप कर, तो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इस वजह से आपका यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो आपका यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है वो आपका जो इसका लास्ट वाला है वो आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है 800 पिक्सल वाला, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मैंने सेम सिलेक्टर मैंने यूज़ किए, अगर मैं डिफरेंट सिलेक्टर यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली फिर वो अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक और मीडिया स्क्रीन, एक और मीडिया क्यूरी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं मैक्स विड्थ की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ मिनिमम विड्थ, और मिनिमम विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 801 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे ऑरेंज के बजाय मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पिंक, ठीक है। तो अभी मेरा 796 है, मैं इसको अभी बड़ा करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जैसे ही मैंने 800 की विड्थ मैंने यहाँ पे क्रॉस करी, जैसे ही मैंने 800 की विड्थ यहाँ पे क्रॉस करी तो वैसे ही मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा चेंज होकर पिंक कलर का हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अच्छा, मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओके। मिनिमम विड्थ का क्या मतलब है, ये समझे कि ये आपकी एक कंडीशन है। कंडीशन आपकी क्या है कि इसकी एटलीस्ट मिनिमम विड्थ आपकी 801 होनी चाहिए, ओके, जो आपका स्क्रीन का साइज़ है। और यहाँ पर क्या कंडीशन है कि इसकी एटलीस्ट मैक्सिमम विड्थ इसकी 800 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपकी अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी स्क्रीन के साइज़ को आपको चेंज करने के लिए, ओके। तो अब इसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको टैबलेट के लिए आपको अलग साइज़ आपको अप्लाई करना है, आपका मोबाइल के लिए आपको अपना अलग साइज़ आपको अप्लाई करना है, डेस्कटॉप के लिए आपको अपना अलग साइज़ अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, 2 अप्रोचेज़ आपकी यूजुअली फॉलो होती हैं। एक जो आपकी मल्टीपल कंपनीज़ होती हैं वो आपकी 2 अप्रोचेज़ को फॉलो करते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आप पहले डेस्कटॉप के लिए आप पहले अपने नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उसके अंदर आप उस वेबसाइट को आप पूरा रिस्पॉन्सिव पहले आप उस वेबसाइट को पूरा कंप्लीट करें नॉर्मल ट्रेडिशनल CSS के ज़रिए, फिर उसके बाद आप उसकी रिस्पॉन्सिव में आप उसको कन्वर्ट करें। एक तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। सेकंड अप्रोच इसकी क्या होती है, सेकंड अप्रोच इसकी होती है कि जिसके अंदर आप मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ आप जाते हैं। मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होती है कि आपकी यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर ज़्यादातर जो यूज़र्स का जो आपका परसेंटेज है वो आपका तकरीबन 60 to 70% आपका मोबाइल से आता है, ठीक है। तो इस वजह से अब जो कंपनीज़ होती हैं वो आपकी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ जाते हैं कि वो पहले मोबाइल के हिसाब से अपने UI को बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, फिर बाद में वो उसको डेस्कटॉप के हिसाब से अपनी मीडिया क्यूरीज के थ्रू वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप मोबाइल अप्रोच के साथ जाते हैं तो उसके अंदर आपको ये मैक्स विड्थ आपको बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप
जब आप डेस्कटॉप अप्रोच के साथ जाते हैं तो आपको मैक्स विड्थ बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप मोबाइल अप्रोच के साथ जाते हैं तो उसके अंदर आपको मिनिमम विड्थ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज कि अभी हम जैसे काफू की वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो काफू की वेबसाइट को हम डेस्कटॉप के ऊपर बना रहे हैं, मोबाइल के ऊपर नहीं बना रहे पहले, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर हम बना रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो आपकी मैक्सिमम जो विड्थ वाली स्क्रीन हैं वो तो आपकी कवर हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो आपकी मिनिमम विड्थ वाली स्क्रीन है उसके लिए फिर आप रिस्पॉन्सिव अप्लाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ जाएंगे तो उस अप्रोच के साथ क्या होगा कि वो आपका अपोजिट होगा, क्यों? उसके लिए आपकी मिनिमम डिवाइस विड्थ वाली जो स्क्रीन है वो आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम डिवाइस की विड्थ वाली स्क्रीन्स हैं उसके लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिव आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का आपको बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। और इसके अंदर आप अच्छा, एक तो इसके अंदर इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ और यहाँ पे मिनिमम विड्थ आप यहाँ पे अप्लाई करें। इसके अंदर आप मल्टीपल सीएसएस को सिलेक्टर्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका हेडर है, अब लेट्स सपोज कि ये आप यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर काफू की वेबसाइट को भी अगर आप देखेंगे तो काफू की वेबसाइट के अंदर भी आपको यहाँ पर जो आपको हैमबर्गर मेन्यू और आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप इसको छोटा करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो बटन है वो आपको यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। और बटन हाइड होके ये यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। और अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो ये जो आपका जो पॉपअप आ रहा है यहाँ पे, ये पॉपअप आपका इसका साइज़ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले ये तीनों यहाँ पे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अगर आप इसको यहाँ पर छोटा करेंगे तो अब आपका इसका जो स्टाइल है वो आपको चेंज नज़र आ रहा है। पहले ये आपका साइड बाय साइड आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इसकी विड्थ को आपने छोटी करी, अब ये आपके जैसे ही आपने इसकी विड्थ को छोटी करी तो ये आपकी स्ट्रेक पोजीशंस में आ गए, लेकिन आप जैसे इसकी विड्थ को बड़ा करेंगे ये अब आपके साइड बाय साइड अब आपके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि CSS को रिस्पॉन्सिव के अंदर आप आपकी जो HTML का ऑर्डर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका HTML का ऑर्डर आपका वही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने हेडर ऊपर रखा हुआ है तो आप हेडर चाह रहे हैं कि वो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक डिव आपकी बनी हुई है हेडर, ठीक है। यहाँ पे आपने एक क्लास बना ली हेडर और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो हेडर है आपका, ये आपका मोबाइल के अंदर आपका ये इसके नीचे आ रहा हो और डेस्कटॉप के अंदर हेडर ये आपका फर्स्ट पर आ रहा हो। तो ऐसा नहीं होता। जो आपका HTML स्ट्रक्चर है वो आपका वैसा ही रहता है। HTML स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होता। जो आपकी रिस्पॉन्सिव की जो क्यूरीज है उसके थ्रू आप इसकी सिर्फ UI इसकी आप चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपका सिमिलर ही है, स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होता। उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपका वही रहता है, बस आपकी UI आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर HTML स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये HTML स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका चेंज नहीं होता, ये बस आपकी UI यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका बैनर कंटेंट जहाँ पर है ये आपका वहीं पर है आपका बैनर कंटेंट, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, अच्छा, इसका एक तरीका ये होता है कि आपको अगर HTML स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है कि आप इसका HTML स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी चेंज करना पड़ता है तो वो आपको हैक इसके अंदर एक अप्लाई करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला हेडर आप यहाँ पे दिखा दें मोबाइल के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला हेडर आप यहाँ पे दिखा दें डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। तो ये आपकी HTML की डुप्लीकेशन आपकी हो जाती है, जिसकी जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, आप इसको यूज़ करें। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई करें कि लेट सपोज कि इसकी जो मैक्स विड्थ है, मोबाइल की जो मैक्सिमम विड्थ लेट सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 430 या फिर 480 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल डॉट मोबाइल डिस्प्ले ब्लॉक, ओके। और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ डेस्कटॉप डिस्प्ले नन। सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मीडिया स्क्रीन मिनिमम विड्थ। अच्छा, मिनिमम विड्थ के अंदर हमें इसकी मिनिमम विड्थ बतानी होगी, कम से कम इसकी मिनिमम विड्थ आपकी लेट सपोज 481 पिक्सल, ओके। और यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि अभी आपका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, मोबाइल आपका यहाँ पर हाइड हो जाएगा और डेस्कटॉप आपका विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपका हेडर जो है ये मोबाइल पे ये वाला विजिबल हो और डेस्कटॉप ये वाला विजिबल हो, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसको
कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें, और जो भी आपका लेआउट है वो आपका जो मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर उस अप्रोच के साथ आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि इसके ये आपको क्लियर होगा। इसके अंदर अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम बिट में जैसे हमने कहा कि 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल से अबाउट जाएगा तो उसका बैकग्राउंड जो लेट्स सपोज हमने ऑरेंज लिखा हुआ है तो बैकग्राउंड जो ऑरेंज में चेंज हो जाएगा जी, ये तो ठीक होगी। और अगर मैक्स विड्थ की बात की जाए सर, तो अगर मैंने कहा कि मैक्स विड्थ मिसाल के तौर पर 400 पिक्सल, तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं डाउन जाता जाऊंगा, और उसके लिए मैक्स विड्थ में मैंने बैकग्राउंड कलर येलो रखा हुआ है, तो जितना मैं नीचे जाता जाऊंगा लाइक 100 पिक्सल 300 200, तो जो बैकग्राउंड होगा वो येलो होता जाएगा सर। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम इतनी विड्थ तक ही अप्लाई होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 480 डिफाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि 0 to 480 तक ही अप्लाई होगा, उसके बाद ये अप्लाई नहीं होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मोबाइल में भी तो काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, मोबाइल के साइज भी डिफरेंट होते हैं जी, तो हर के हिसाब से हमें अलग डिज़ाइन बनाना पड़ेगा? नहीं, असल में क्या होता है कि डिज़ाइन आपके वही रहते हैं, डिज़ाइन आपका चेंज नहीं होता। आपको हर साइज़ के हिसाब से आप डिफ़ाइन नहीं करते, आप एक मैक्सिमम विड्थ आप ले लेते हैं मोबाइल की। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मोबाइल की जो मैक्सिमम जो विड्थ है, जो मार्केट के अंदर जो मोबाइल्स अवेलेबल हैं उसकी मैक्सिमम विड्थ फॉर एग्जांपल 500 है, लेट्स सपोज। तो आप 0 to 500 की आप एक क्यूरी लगाते हैं और उसके अंदर आप पूरा मोबाइल आप सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपकी रेंज आ जाती है टैबलेट की। टैबलेट की जो आपकी रेंज होती है वो मोस्ट प्रॉब्ली 1024 से लेके वो आपकी आजकल तो 1200 की भी टैबलेट्स आपके आते हैं, जो कि आपके बड़े जो आपके टैबलेट्स होते हैं। तो उसकी आप फिर रेंज डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 500 तक आपने मोबाइल का सेट किया तो फिर आप 501 से लेके फिर आप 1200 तक आप टैबलेट को आप फिक्स कर लेते हैं, या फिर 1100 तक आप टैबलेट को फिक्स कर लेते हैं। फिर 1100 के बाद जो आपकी रेंज आती है वो आपकी जाती है आपके डेस्कटॉप जो स्क्रीन है उनके लिए। ठीक है, और अगर आपको मोबाइल के बहुत स्मॉल मोबाइल के लिए अगर आपको अलग यूआई पे भी काम करना है तो उसके लिए फिर आप एक अलग रेंज आप डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज कि 0 to 320 या फिर 0 to 340। तो उसके लिए आप माइनर चेंजेस आप करते हैं जो कि आपके 0 to अच्छा, अब लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर आपने एक बनाई मोबाइल लार्ज स्क्रीन। ठीक है, अब लार्ज स्क्रीन की जो आपकी विड्थ है वो आपकी होगी 0 to 500 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपकी स्मॉल मोबाइल स्क्रीन्स की अगर आप विड्थ यहाँ पे देखेंगे, स्मॉल स्क्रीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 320। ठीक है, 0 to 320। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो 0 to 320 जो है ये आपका 0 to 500 के अंदर भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आप 0 to 500 के अंदर जो आप सेट कर देंगे वो आपको 0 to 320 पे भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी जो कि डिफरेंट है आपकी इन डिवाइसेस से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आपने बताया मिनिमम जो हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं वो 400 320 तक का, तो सर जो मैक्सिमम जाता है साइज सर वो कहाँ तक जाता है? मतलब अगर देखें उसके बाद देखें मैं आपको बताता हूँ। जी मैं बताता हूँ आपको। देखें जो स्टैंडर्ड जो साइजेज़ है ना वो अगर आप वैसे गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे ना तो वो आपको मिल जाएंगे कि मीडिया सैम्पल मीडिया क्यूरीज अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सैम्पल मीडिया क्यूरीज, क्योंकि इसमें असल में ये होता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी अपडेट होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन की कोई नई डिवाइस आई है तो उसके हिसाब से आपकी जो मीडिया क्यूरीज है वो आपकी अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले इतने बड़े पहले इतनी बड़ी डिवाइसेस आपके पास नहीं होती थी। अब आपके पास जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी आपकी प्रो मैक्स तक अब आपकी चली गई हैं। ठीक है, तो अब जो प्रो मैक्स तक जो आपकी डिवाइसेस गई हैं उसकी वजह से जो आपकी रेंजेस है वो आपकी बढ़ गई हैं। पहले जो मैक्सिमम रेंज इसकी होती थी वो आपकी मैक्सिमम 480 तक हम इसको यूज़ करते थे कि मैक्सिमम जो हमारे पास मोबाइल की
विड्थ थी वो 480 तक वो सारे डिवाइसेस कवर कर लेता था, लेकिन अब जो आपकी मोबाइल की जो विड्थ है वो आपकी चेंज होकर वो आपकी बढ़कर वो आपकी और भी इंक्रीमेंट हो गई है। तो उसके अंदर आप अगर यहाँ पर सर्च करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मोबाइल की रिस्पॉन्सिव मैक्सिमम साइजेस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी भी यहाँ पे 480 ही बता रहे हैं, बट ये पॉसिबली आपको ज़्यादा भी मिल जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको 600 पिक्सल भी आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डिवाइसेस की आपकी रेंज होती है जिसके अंदर आपकी मोस्ट प्रॉब्ली सारी डिवाइसेस आपकी कवर हो जाती हैं। कि इसमें से अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लें कि लेट सपोज कि ये 1200 पिक्सल आपका डेस्कटॉप का है और 768 तक 1024 से लेकर 768 तक ये आपका टैबलेट का है और 320 से लेकर 600 पिक्सल तक ये आपका आ जाता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों को ब्रेक डाउन कर लें तो आपका ये बहुत ईजिली आपकी सारी डिवाइसेस आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है सर तो इसमें हम टोटल कितनी मीडिया क्वेरीज लगाते हैं? मीडिया क्यूरीज तो देखें इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मीडिया क्यूरीज तो आप यहाँ पे 10, 12, 15 भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो 10, 12, 15 की मीडिया क्यूरीज के अंदर ऐसा नहीं है कि आप हर मीडिया क्यूरी के अंदर आप बिल्कुल ही सारी चीज़ें दोबारा से लिख रहे होंगे। इसमें पहले आप 3 मीडिया क्यूरीज के ऊपर मेनली आप काम कर लें। पहले आप सबसे पहले आप मैक्सिमम अगर आप मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो सबसे पहले आप स्मॉल डिवाइसेस पे काम कर लें। अगर आप मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ नहीं जा रहे तो सबसे पहले आप बड़ी डिवाइसेस के ऊपर काम कर लें, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो आप इजीली आप पिक कर लेंगे। पहले आप अगर आप लेट सपोज कि आप मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ आप नहीं जा रहे तो आप फोकस करें जो आपकी मैक्सिमम 1200 पिक्सल वाली जो आपकी स्क्रीन डिवाइसेस है, ठीक है। अगर आप इन मीडिया क्यूरीज को देखें तो जो मैक्सिमम आपकी 1200 से अबव वाली जो आपकी डिवाइसेस हैं आप उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टैबलेट के यूज़र्स आपके इतने ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मली मोबाइल के यूज़र्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद अगर आप टैबलेट को करना चाहें तो आप टैबलेट को कर लें, वरना फिर आप मोबाइल को भी कर सकते हैं। तो अगर आप टैबलेट को करना चाहें तो आप 1200 से नीचे और 768 ये आपकी लास्ट है, तो ये आपकी 1200 से नीचे और 768 तक आप इसको कवर कर लें तो ये आपकी टैबलेट आपको यहाँ तक कवर हो जाएगा। फिर 768 से नीचे जो भी आपकी स्क्रीन्स हैं वो आपकी आ जाती हैं मोबाइल के अंदर, तो वो आपकी मोबाइल के अंदर कवर हो जाएगी, जैसे 0 to 767 तक, ठीक है। मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि लेट सपोज आप यहाँ पे कर लें मोबाइल मैक्सिमम स्क्रीन साइज 0 to 767, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैबलेट स्क्रीन रेंज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 768 से लेके 1200 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेस्कटॉप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1200। फिर इसके बाद ये आपकी अनलिमिटेड आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 3000 में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपकी वाइड स्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइड स्क्रीन्स भी होती हैं जो कि डेवलपर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, और यूजुअली जो आपकी नॉर्मली जो स्क्रीन्स होती हैं वो आपकी 1800 1920 इस तरह से वो आपकी कवर कर लेती हैं वो सारी डिवाइसेस आपकी जो होती हैं। लेकिन ये फिर भी मैंने एक एडिशनल लिख दिया, मैं यहाँ पर 1920 भी कर सकता हूँ या 2400, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से अगर आप इन 3 डिवाइसेस को टारगेट कर लें तो ये ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर आपको मेनली जो आपको स्टाइल्स डिफाइन करने हैं वो आपको इन तीनों में डिफाइन करना है। अब इन तीनों के अंदर जो चीज़ें आपकी कवर नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एडिशनल अगर आपको क्यूरी लगानी है फॉर एग्जांपल स्मॉल डिवाइसेस के लिए, तो वो क्यूरी आप अलग से लगा सकते हैं। ये आपकी एडिशनल क्यूरीज हैं, ठीक है। ये आपकी एडिशनल क्यूरीज हैं, ये आप अलग से लगा सकते हैं स्मॉल डिवाइसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको 0 से लेके 320 तक आपको कोई अलग क्यूरी कोई आपको अलग स्टाइल अप्लाई करना है कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही छोटी स्क्रीन है और लेट सपोज एंड्रॉयड की है या फिर कोई आईफोन की बहुत छोटी कोई स्क्रीन है, तो उसके लिए अगर आपको कोई फ़ॉन्ट साइज़ आपको कोई छोटा करना है, आपको कोई पैडिंग कम करनी है, आपको कोई हाइट कम करनी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ उसकी हाइट आपको कम करनी पड़ेगी, बाकी ये वाले स्टाइल्स ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहे होंगे अगर ये इस रेंज के अंदर आते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेंगे, तो वो आपके पास ये वाले आप ऑलरेडी अप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि 320 भी आपका इस रेंज के अंदर कवर हो गया है आपका। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एडिशनल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आपको एडिशनली आपको अप्लाई करना है। जी क्लियर है? अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ना, जी बताएं। अगर
0 to 767 पे मैंने मैक्स वेट कर लिया फॉर द मोबाइल। अब आगे टैबलेट की बारी आती है, तो सर मैं यहाँ पे मिनिमम वेट जो है वो 1200 रखूंगा और मैक्सिमम जो है वो 768 रखूंगा। मैं उनकी अलग से इकट्ठा जो है क्वेरी। जी जी, आप असल में मैंने अभी इसके अंदर आपको सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके अभी रह गई हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। रेंज का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेंज बताई है ना, तो आप यहाँ पे इसकी रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए ये इतना ही आप लोग जहन में रखें। जी क्लियर है ये? मैं इसकी आपको एक वर्किंग एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो एक वेबसाइट है bankowners.com, ठीक है। अच्छा, अब ये वेबसाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है bankowners.com, ठीक है। ये मेरी बनी हुई वेबसाइट है ये, और आज से तकरीबन 6-7 साल 2018 में बनाई थी ये वेबसाइट मैंने। तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपका डेस्कटॉप है इसको हम देख लेते हैं। अब डेस्कटॉप के ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह का व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ये मेन्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे टॉक टू एन एक्सपर्ट का आपको बटन आपको नज़र आ रहा है, ओके। और नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आइकॉन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रही है, और ये आपको इस तरह का आपको ये नज़र आ रहा है। अब इसको मैं सेपरेट टैब के अंदर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जिसके अंदर हम इसका मोबाइल व्यू देखते हैं, ठीक है। मोबाइल व्यू पे मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब मोबाइल व्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास पूरा टॉक टू एन एक्सपर्ट का पूरा बटन आपके पास आ रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू के अंदर आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक कॉल का आइकन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये लोगो के अंदर भी इसकी साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोबाइल के अंदर अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपका साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको डेस्कटॉप के अंदर अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये अभी स्ट्रेच हो रहा है। असल में स्ट्रेच ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको जूम आउट किया हुआ था। अब अगर आप देखें तो अब आपको ये प्रॉपर्ली नज़र आएगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो इसके साइजेज़ हैं वो साइजेज़ यहाँ पर आपके डिफरेंट हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप इसके कोड के अंदर अगर आप जाएँ